नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपलर्न ई क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, चलिए तो एक नज़र डालते हैं। ट्रायंगल को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है कोणों के आधार पे, दूसरी है भुजाओं के आधार पे। अगर हम बात करें कोणों के आधार पे तो उसमें तीन प्रकार के ट्रायंगल हमारे बनते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। बात करते हैं भुजाओं के आधार पे तो इसमें भी तीन प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलीन ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो हो गई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की एक ब्रीफ जानकारी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। बात करते हैं कोणों के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज जो होते हैं उनमें से पहला बताया न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, न्यून ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे के सारे एंगल मान लेते हैं ये θ1 और ये मान लेते हैं θ2 और तीसरा एंगल मान लिया ये मैंने θ3। चलिए बात करते हैं θ1 की। तो θ1 आपके पास है 70 डिग्री, θ2 आपके पास है 60 डिग्री और θ3 आपके पास है 50 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल आपके पास 90 से छोटे हैं या बड़े, तो आपका जवाब होगा ये 90 से सारे के सारे छोटे एंगल हैं। अब इन एंगल का ये भी ध्यान रखना है, तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है, 180। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ पाए इस बात को। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे हम बात कर लें इस त्रिभुज ABC में, एंगल B जो है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री। बाद वाले जो बचे एंगल हैं वो कुछ भी हो सकते हैं आपके। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो हमारा त्रिभुज कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। हम लेते हैं ये ट्रायंगल A, B और C। समझ पाए। तो इस ट्रायंगल में ये माना कि 130 डिग्री है और ये मान लिया 30 डिग्री और ये है 20 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। समझ पाए इस बात को। कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इतनी बातों को समझ पाए। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भुजाओं के आधार पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज, स्केलीन ट्रायंगल। समझ पाए इस बात को। इस ट्रायंगल का नाम हम देते हैं A, B और ये C। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, इस बात को समझ पाए। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ट्रायंगल ABC में देखें तो देखो BC ये A है, AC ये B है, AB ये C है। तीनों की तीनों साइड्स हमारी डिफरेंट हैं, तो ये ऐसा ट्रायंगल कौन होता है, स्केलीन ट्रायंगल। समझ पाए। चलिए अब हम बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर को अगर सिंपल शब्दों में समझें तो उसकी डेफिनेशन होती है, पेरीमीटर का मतलब घेरा। समझ पाए इस बात को। किसी भी फिगर का जो चारों तरफ से बाउंड्री होता है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। अगर इस त्रिभुज के बाउंड्री की बात की जाए तो हम पॉइंट A से अगर स्टार्ट करें तो चलते हैं, A से अगर B आए तो देखो AB एक साइड हो गई, B से C तक, BC एक साइड हो गई, C से A तक, CA एक साइड हो गई। यानी कि हमने त्रिभुज को तीनों साइड से घेर दिया है। इसी को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। अब मैथमेटिक्स भाषा में इसको समझ लेते हैं। पेरीमीटर को डिनोट करते हैं 2S से। 2S का मतलब होता है AB
प्लस बी सी प्लस का सी ए। अब ज़रा इनकी वैल्यू रखते हैं। ए बी को हमने क्या माना है, सी, प्लस बी सी को क्या माना है, ए, प्लस सी ए को क्या माना है, बी। तो ज़रा इनको अच्छी तरीके से लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए पहले लिख दो, बी उसके बाद, सी उसके बाद। ये हमारी क्या हो गई, पेरीमीटर, परिमाप। तो ध्यान रखना, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर एस पेरीमीटर होता है कि 2s। तो ध्यान रखना है इस बात को, 2s को परिमाप बोलते हैं। समझ पाए? चलिए, यहीं अगर हम बात करें कि s की वैल्यू हमें बताओ क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर 2s पेरीमीटर है, अगर 2s पेरीमीटर है तो s क्या हुआ, s को हम बोल देंगे कि सर वो 2s पूरा था, s 2s का आधा है, तो इसको बोल देंगे अर्ध परिमाप। सिंपल है। क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर। अब हम बात करते हैं स्केलिंग ट्रायंगल के, या फिर यूं कह लें कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों की तीनों साइड्स की लंबाइयां आपको पता हों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां हमें पता हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है जिसका नाम होता है क्या, हीरोज फार्मूला। तो क्या होता क्या है, एरिया, एरिया इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ पाए इस बात को? जहाँ पे हमारा जो एस होता है वो क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सिंपल, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर अच्छे से होगा आपको। अब आपके सामने ए की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, बी आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, सी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है इस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करके बताओ। चलिए, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखो तीनों साइड दे गई हैं आपको, तीनों साइड्स की लंबाइयाँ पता है, तो ऐसे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हीरोज फार्मूला। चलिए, हीरोज फार्मूला के लिए होता क्या है, एरिया, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब चलिए, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमको एस की, तो हम एस पहले निकाल लेते हैं। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चलिए वैल्यू रख दीजिए, 6 प्लस 8 प्लस का 10 बाई 2। अब अगर हम बात करें 6, 8 और 10 की, तो ये कितना हुआ, 24 बट्टे 2। तो आया कितना, 12 सेंटीमीटर। समझ पाए इस बात को? तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। यहीं अगर हम कह देते कि हमें इस त्रिभुज का पेरीमीटर बताओ तो वो क्या होता, तो हमें चाहिए होता 2s। ध्यान रखना इस बात को, s और 2s में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते भी हैं स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है कि s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर और 2s होता है हमारा पेरीमीटर। तो अगर हम बात करें इस त्रिभुज के परिमाप की, तो परिमाप हमारा क्या होता है, वो 2s होता है। तो परिमाप हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई? चलिए अब हम एरिया पे बात करते हैं। एरिया हमारा होगा अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू एस माइनस ए, तो 12 माइनस 6 इंटू एस माइनस बी, 12 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 10। सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो वो सारी की सारी वैल्यू उठा के मैंने रख दी। आगे बात करते हैं। 12 तो देखो वैसा ही रहेगा, तो हमने 12 को वैसा ही लिखा, इंटू 12 से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 6, और 12 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 12 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब अगर हम बात करें, उम्मीद करता हूँ ये रूट तो सबको सॉल्व करना आता होगा, और अगर नहीं आता है तो उसको भी देख लें। रूट की प्रॉपर्टी होती है, जब रूट के अंदर कोई भी दो संख्याएं होती हैं सेम, तो अंदर से जब बाहर निकलती है वो संख्या, तो वो सिंगल होके निकलती है। तो चलिए देखते हैं। 6 इंटू 2 12 को लिख सकते हैं, और 6 हमारे पास ये है। 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, पर ये हमारे पास 2 है। अब अगर हम बात करें तो देखो 6 हमारे पास 2 है, तो
एक 6 बाहर आ गया इंटू ये 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है यानी कि 2 बार बाहर आएंगे। अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो ये फिर से देख लें, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2, इनसे एक आ गया बाहर ये वाला, और हमारे पास एक ये बचा, एक ये बचा, इनसे निकल के आ गया ये वाला। तो टोटल हमारे पास ये बनेगा कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ आई आपको? और अगर इतनी बात समझ आई है तो एक क्वेश्चन आपके लिए है। एक ट्रायंगल में साइड ए है 5 सेंटीमीटर, साइड बी है 12 सेंटीमीटर और साइड सी की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों की वैल्यू आप कमेंट करके हमको बताएंगे। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जिसमें बेस और हाइट हमको दी गई होती है, पूछ लेता है एरिया। समझते हैं। ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC हमारे पास है। इसमें हाइट जो है AD BC भुजा पे डाली गई है, तो BC जो हमारा होगा वो बेस का काम करेगा। ध्यान रखना इस बात का, जिस भुजा पे हाइट डाली जाती है वो भुजा हमारी बेस का काम करती है। सेम आप इसमें देख सकते हैं, ABC ये है D। अब देखो हाइट हमारी कौन सी है, BD, तो बेस का कौन सा काम करेगी, AC हमारी हो जाएगी, वो बेस होगी। सेम काम हम इसमें देखते हैं, ABC और ये है D। अब देखो हाइट का काम कौन कर रहा है, CD, तो बेस का काम कौन करेगा, AB। ध्यान रखना इसमें जो बेस है वो हमारा है AB और इसमें जो बेस है वो हमारा AC है और इसमें जो बेस है वो हमारा BC है। तो इस बात का ध्यान रखना, जिस पॉइंट से हाइट डाली जाएगी और जिस भुजा पे डाली जाएगी वो भुजा हमारी बेस का काम करेगी। सिंपल। अब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी में इसको लिख देंगे 1/2 लंब गुणा आधार। ये बात अच्छे से समझ में आया आपको? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जिस पॉइंट से डालेंगे और जिस साइड पे डालेंगे वो साइड हमारी बेस का काम करेगी। समझ रहे हो? जहाँ से लंब डाला जाता है और जिस भुजा पे डाला जाता है वो भुजा हमारी आधार बन जाती है। तो ऐसे 3 टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन सबका फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसमें लंब दिया हो यानी कि हाइट दी गई हो, आधार दिया गया हो यानी कि बेस दिया गया हो, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं 1/2 लंब गुणा आधार। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। ट्रायंगल आपके पास ABC है, मान लीजिए ये हमारी जो है वो हाइट है, समझ पाए? AD हमारी हाइट है, इसी को हम बोल सकते हैं क्या, ऊंचाई या लंब। ये आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और बेस जो है इसका BC का काम करेगा। बेस का काम कौन करेगा, BC करेगा। बेस आपके पास है 5 सेंटीमीटर। अब पूछ लेगा ट्रायंगल ABC का एरिया बताएं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें लंब और आधार दिए जाएं उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। सिंपल लगा दीजिए आप, 1/2 बेस हमारा क्या है 5 है, हाइट क्या है 12 है, तो 2 से काटेंगे 6 बार, तो आया कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और अगर आया है तो आपके लिए होमवर्क है। हाइट की जो लंबाई दी गई है आपको वो दी गई है 36 सेंटीमीटर और बेस दिया गया है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होगी कमेंट करके बताएं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, 90 के सामने, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल हमेशा 90 होता है। तो हमने मान लिया B जो है वो 90 डिग्री है। अब समझे, तो देखो 90 का सिंबल ये होता है, या तो 90 लिख सकते हैं आप, या ये सिंबल अगर बना देते हैं आप स्क्वायर जैसा
तो ऑटोमेटिक 90 ही माना जाता है। तो समझिए 90 डिग्री के सामने हमेशा और हमेशा आपकी होती है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ड। इस बात को अच्छे से समझना। ट्रायंगल ABC इसमें देखते हैं, 90 के सामने की जो भी साइड होगी वो हमेशा और हमेशा आपकी कर्ड होती है। कर्ड कभी भी समकोण त्रिभुज में बदलता नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहता है। समझ पाए इस बात को। और देखते हैं, एंगल के सामने हमेशा और हमेशा लंब होगा। समझ पाए, इसी को बोल देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या फिर इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे हाइट। समझ पाए, एंगल के सामने हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो साइड बची उसे हम बोलते हैं बेस। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ये हमारा एंगल थीटा है, थीटा के सामने जो भी भुजा होगी वो हमारा लंब होगी। 90 के सामने हमेशा और हमेशा कर्ड होता है, कभी भी बदलती नहीं ये दो चीज़ें। 90 के सामने हमेशा कर्ड, एंगल के सामने हमेशा लंब। समझ पाए इस बात को। जो बाकी भुजा बची उसे हम बेस कहते हैं। इस बात को अच्छे से समझें आप। अब आते हैं इस ट्रायंगल पे। तो 90 के सामने हमेशा और हमेशा कर्ड, ये कभी भी बदलता नहीं है, ये हमेशा फिक्स रहता है। एंगल के सामने क्या हुआ? एंगल के सामने अभी अभी मैंने बताया हमेशा और हमेशा लंब, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। बाकी जो बचा वो हमारा क्या है? बेस। इस बात को समझ पाए। अब आपको ये नहीं ट्रिक बनानी है कि कुछ लोग रट लेते हैं इसको, सर खड़ी हुई है तो लंब है, पड़ी हुई तो बेस है। नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, खड़ी हुई तो बेस हो गई, पड़ी हुई वो लंब हो गई। तो समझ पाए इस बात को। लंब और आधार, ये जो लंब और आधार हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, वो एंगल के हिसाब से चलते हैं, जो भी आपका एंगल दिया जाएगा। लेकिन कड़ कभी नहीं बदलता है, क्योंकि ये तो 90 के सामने ही रहना है, और समकोण त्रिभुज में एक एंगल तो 90 होता ही है। तो जो 90 एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कड़, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब, जो बची वो ही आधार है। उम्मीद करता हूँ कड़, लंब और आधार के बारे में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। चलिए तो अब आगे समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था क्या? पाइथागोरस। जटिल समस्याओं को सरल तरीके से हल करने के लिए एक प्रमेय बनाई, थ्योरम बनाई, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? चलिए समझते हैं। ट्रायंगल ABC में देखें, 90 के सामने क्या होता है? हमेशा कड़। और अगर हम इस एंगल C को ले लेते हैं तो हमारा लंब कौन सा होगा? B। आधार क्या? जो बचा। और यहीं अगर हम एंगल A लेते तो लंब क्या होता? तो लंब होता हमारा BC, और आधार क्या होता? AB। इस बात को तो आप समझ पाए अच्छे से कि कड़ का जो वर्ग होता है वो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कड़ का वर्ग जो होता है वो क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब समझें इस बात को। अगर आप कड़ का नाम देना चाहें यहाँ, तो कड़ को कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, A से लेकर C तक ये हमारा है क्या? पूरा का पूरा कड़ ही तो है। तो कड़ का अगर हम नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, लंब का नाम क्या लिख सकते हैं? लंब का नाम हम AB लिख सकते हैं, तो AB का स्क्वायर, प्लस आधार को क्या लिख सकते हैं? BC का स्क्वायर। तो दोनों में बात वही है। AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि कड़ का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हमने क्या किया? BC आपको दे दी 12 सेंटीमीटर और AC दे दी 13 सेंटीमीटर। तो पूछ लिया जो AB है उसको हम मान लेते हैं x, तो बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने हमेशा क्या हुआ? वो तो ऑलवेज कर्ड। अब देखो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कोई एंगल दिया गया हो। अब ये ना कहना सर इसमें एंगल नहीं दिया है तो हम कैसे पता करेंगे लंब क्या है आधार क्या है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको लंब क्या है आधार क्या है। सीधा सा सिंपल समझिए आप, एक साइड आपको 13 दी गई है,
एक आपको 12 दी गई है, तीसरी साइड से जो है x सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू बतानी है। अब आप इसमें एंगल कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप एंगल C को लेके चलते हैं तो x हमारा लंब का काम करेगी, और अगर आप एंगल A को लेके चलते हैं तो 12 जो है वो लंब का काम करेगा। तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि लंब क्या है या आधार क्या है, अल्टीमेटली हमको फाइंड x करना है। तो इसमें काम क्या आने वाली है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब समझिए इस बात को। AC हमारे पास क्या है, 13 है। AB हमारे पास क्या है, x है जो कि फाइंड करनी है, और BC क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अब समझते हैं, सारी वैल्यू दी गई है, अब वैल्यू उठा के रख दे। AC की जगह 13 रखेंगे तो उसका स्क्वायर इक्वल टू x रखेंगे उसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, x का x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब अगर हम एक्स स्क्वायर निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ। देखो 169 पहले से है, ये 144 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर के जब उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 25। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो स्क्वायर जब भी बराबर के उधर जाता है तो दूसरी संख्या पे स्क्वायर रूट बन जाता है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 5 सेंटीमीटर। अब अगर आपने ये प्रोसेस एग्ज़ाम में अपनाई, ये इतना लंबा प्रोसेस देखो हमने x की वैल्यू निकालने के लिए अपनाई, अगर यही आपने एग्ज़ाम में लगाया तो आप बाकियों से तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप x की वैल्यू ही निकालने में रह गए तो इतना सरल तो क्वेश्चन आना नहीं है कि आपसे लंब की वैल्यू पूछ ली जाए या फिर आधार की वैल्यू पूछ ली जाए या कर्ण की वैल्यू पूछ ली जाए। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त टाइम भी बचाना है, तो टाइम कैसे बचाएंगे, उसके लिए क्या किया गया, आपके लिए ट्रिपलेट कुछ लिखते हैं हम। उन ट्रिपलेट्स को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे मुँह जुबानी। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें तो आपको ये ज़रूरत ना पड़े कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है उसके बाद आपको आंसर निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड्स का मान ही निकालते रह जाएंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए समझते हैं बातों को। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये जाना कि कर्ण या लंब या आधार कुछ भी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो क्या होती है तो समझते हैं। तो चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो होता है आपका परपेंडिकुलर, या फिर इसी को आप हाइट बोल सकते हैं, और एक होता है बेस, और तीसरा होता है आपका क्या, हाइपोटेनस, जिसको आप कर्ण बोलेंगे। तो ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, और ये हमारा लंब होगा। लंब बोल दें या फिर ऊंचाई। तो पहली बेसिक ट्रिपलेट के बारे में बात की जाए तो वो क्या होता है, 3 और ये 4 और ये 5। इस बात को अच्छे से समझना। पिछले सवाल में या फिर इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण ही होती है। क्यों, क्योंकि ये रूल होता है सबसे बड़े एंगल जो होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की भुजा छोटी होती है। तो यहाँ पे छोटी भुजा से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है बड़ी भुजा से। तो 90 डिग्री, इससे बड़ा तो कोई एंगल हो नहीं सकता इसमें। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अकेला ये 90 है तो बाकी दो बचे उनका टोटल भी 90 ही होगा, और अगर टोटल 90 होगा तो जाहिर सी बात है दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, तो उनके सामने वाली भुजा इस कर्ण से तो बड़ी हो नहीं सकती। तो राइट एंगल ट्रायंगल में या फिर समकोण त्रिभुज में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 90 के सामने यानी कि कर्ण जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है तीनों भुजाओं में। समझ पाए इस बात को। तो सबसे पहला ट्रिपलेट आपको याद रखना है 3 4 5। तो देखो सबसे बड़ी भुजा वो तो कर्ण होगी ही होगी। लंब और आधार में ये आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, चाहो तो 4 को लंब मान लें या फिर 3 को आधार मान लें, या 3 को लंब मान लें तो 4 को आधार मानना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि आपको देखो एंगल यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया है। यहाँ जो एंगल है देखो ये थीटा 1 मान लेते हैं तो ये थीटा 2 हो गया। अब यहाँ पे ये आपको पता है कि एंगल कौन सा दिया गया है, एंगल तो आपको दिया नहीं गया, नहीं दिया गया है
तो इसका मतलब हम ये नहीं पता कर सकते लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो इन दोनों में से आपको जो इच्छा हो, आप चाहो तो किसी को भी लंब मान लो तो दूसरी को आधार मानना पड़ेगा, लेकिन कड़ हमेशा फिक्स रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरे ट्रिपलेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो 3, 4, 5 से ही 2-3 ट्रिपलेट बनते हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरा ट्रिपलेट क्या होगा? 6, 8 और 10। समझ पाए कैसे हो गया? जस्ट हमने डबल कर दिया। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तीसरे ट्रिपलेट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा? इस 6 का डबल करोगे 12, 8 का डबल करोगे 16 और 10 का डबल करोगे 20। ये हो गया 12, 16 और 20। अब देखो 3, 4, 5 से ही रिलेटेड 3 ट्रिपलेट बन गए। इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि घुमा घुमा के एग्जामिनर इन्हीं सबको पूछता रहता है। तो वो क्या बनाएगा? उसके लिए आपको एक ट्रिपलेट देगा 5, 12 और 13। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 10, 24 और 26। समझ पाए? जस्ट डबल कर दिया। और एक ट्रिपलेट बनता है 7, 24, 25। इस बात को समझ पाए? तो ये ट्रिपलेट हैं कुछ आपके सामने। इन ट्रिपलेट्स को आपको याद रखना है। इनका यूजेस क्या होगा वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि जब हम आपको कोई क्वेश्चन कराएं तो आप लंब और आधार ही निकालने में टाइम वेस्ट करें। समझ रहे हैं इस बात को? वनडे एग्ज़ाम में होता क्या है, जितना आपका स्पीड रहेगा उतने ही आप लोगों को पीछे छोड़ जाओगे, और अगर पीछे छोड़ जाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो इस बात में आपको टाइम ज़ाया नहीं करना है कि आपको अगर 2407 आधार लंब दिया है, कड़ निकालते वक्त आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो आपको सीधे याद रखनी है। अगर 7 और 24 हैं तो जाहिर सी बात है तीसरा जो बचेगा वो क्या होगा? 25 ही होगा। अब हमने आपको ट्रिपलेट तो लिखा दिए, याद कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको करना है 3 और 4 लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 3 और 4 लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और हमको फाइंड करना है कि तीसरा 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही आपको सारे के सारे चेक करने हैं, इससे कि आपका पाइथागोरस थ्योरम भी अच्छे से आने लगेगी। अब तीसरा काम क्या होगा और दूसरा काम क्या होगा कि आपको ट्रिपलेट भी याद हो जाएंगी। तो आपके लिए ये होमवर्क है, अच्छे से करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैं थोड़ा सा वीक है जिनकी, और जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको ज़रूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट वगैरह करते रहा करें। लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों के, तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। ख्याल रखें अपना।